वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मिसेस आसिफ थी लाइन पे, जिनका कनाडा के बारे में कुछ काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट 2009 में उन्होंने अप्लाई किया और अभी रिसेंटली उनको मेडिकल रिपोर्ट और वो सब कुछ जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया है, और उसके बारे में उनको गाइडेंस चाहिए कि इज इट अ गुड साइन और नॉट। इट इज गुड साइन तो और ये जल्दी है आ कि गए, जिस तरह से जितने लंबे लंबे केसेस पेंडिंग रहते हैं। अब एक तो ये है कि जाहिर है एक मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए अगर जब आप मांगा गया है तो इट मींस कि जी आपकी जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो एक कदम आगे बढ़ गया। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट कंक्लूड हो रहा है आपका प्रोसेस, जिसके लिए उन्होंने आपसे फाइनल डिटेल्स भी एक दफ़ा मांग ली हैं और साथ के साथ आपका मेडिकल चेकअप भी मांग लिया। ठीक है। अब वो वरीड थी वो एज फैक्टर पे जो बात आ रही थी उस पर, जब भी अभी भी आपको याद होगा जब हम इस पे बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा था 55 एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, यानी जब आपने अप्लाई किया उस वक्त आप एलिजिबल थे। बिल्कुल। अब जब एप्लीकेशन के बाद प्रोसेसिंग में अगर टाइम लग गया तो वो उनका हेडेक तो है। वो जाहिर है कि वो कैलकुलेटेड है उनके, इसीलिए लिखा होता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो उसके लिए उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्र सिर्फ इस करने की ज़रूरत है कि मैं इसका डेफिनेट टाइम नहीं दे पाता कनाडा का खास तौर पे। हाँ, बिल्कुल। अभी तक मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपने नाज़रीन को ये बता सकूं। इन केस के मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद भी आप कुछ डेफिनेट नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, इसलिए कि बहुत सारे, आपको याद होगा बहुत सारे कॉलर्स की ये पोजीशन है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। इस सिलसिले में हम ये चाहेंगे कि अगर हमारे नाजरीन में से भी किसी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि उनको जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट्स और ये सबमिशंस के बाद उनको कितने वक्त में अगर किसी को मिल गया है तो कैसे उनको वीजा मिल गया, ताकि वो टाइम हम लोगों के साथ शेयर कर दें। लेकिन ऑफिशियली हमें कोई जवाब नहीं फैक्टर जो उनको परेशान करा था उसके बारे में इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज वही काउंट होगी जो कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपकी थी। ठीक है, हम अब चलते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ, और हम टैलेंट बेस पे बात कर रहे थे। बिजनेस टैलेंट वीजा की हमने बात स्टार्ट की थी। इसमें जो है ड्यूरेशन ये है कि जी इसके लिए आपको टेम्पररी वीजा अप्लाई नहीं करना होता। अच्छा, ठीक है। ये परमानेंट रेजिडेंट वीजा है जो कि बिजनेस टैलेंट वीजा कहलाता है। जी बिल्कुल, प्रोवाइडेड कि आप उसके लिए एलिजिबल हों। ये स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट्स की स्कीम है, फेडरल की स्कीम नहीं है, एक बात। फिर दूसरी बात ये है कि इसकी जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया पे बात करते हैं। सॉरी टू कट यू, कॉलर हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं राजा असद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल बताएं अपना। जी मुझे सवाल ये है कि मैंने किसी जगह पे मुझे किसी मेरे दोस्त इंफॉर्मेशन दी है कि आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोले प्लीज। राइट जी। अच्छा, मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट कनाडा के लिए चाहिए। ठीक है। और उनको कनाडा में उनकी इस टाइम बहुत ज्यादा मांग है। तो मैं पहले भी आपसे मैं बात कर चुका हूँ एज ए रेडियोग्राफर। मैं ये जानना चाह रहा था कि सर से कि मुझे ये काइंडली कंफर्म कर दें कि मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट की जो है वहाँ पे कोई, यानी कि उनको कनाडा में जरूरत है अभी उनको या नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ किसी ने बताया कि 8 से 10 महीने में आपकी विद फैमिली इमिग्रेशन हो जाएगी, और यानी कि ज्यादा 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है। क्योंकि मेरा तो इस रेंज में मेरा काफी तजुर्बा है इसमें, मेरे पास डिप्लोमा भी है रेडियोग्राफी का। ठीक है। और 22 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाह रहा था, काइंडली मुझे आप अगर अभी मुझे बता दें तो। ठीक है, कनाडा के बारे में आपका सवाल है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। रेडिएशन और रेडियोग्राफी से, हाँ, रेडिएशन टेक्नोलॉजी से इनका जो सारी एक्सपर्टीज है वो उसमें है, और कनाडा में आप इनका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, राय साहब ने पहले भी कॉल्स की हैं, मुझे याद आ रहा है इनका, और शायद ये किसी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में। हाँ जी, सारा लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस है। एक 29 थी जब हमने तकरीबन कोई 5 महीने पहले स्टार्ट किया था उनको एड्रेस करना और डिस्कस करना। तो उस 29 प्रोफेशंस में कैप्स हैं। अच्छा। हर एक में 500 लोग ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। उन 500 लोगों में अगर अभी मुझे जुबानी तौर पे ये याद नहीं है कि मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट की फील्ड उसमें मौजूद है, लेकिन मेडिकल की तो है। नहीं, लेकिन
ये नहीं हो सकता ना कि आप अगर स्पेसिफिकली उस जॉब के लिए नहीं है तो आपको इमिग्रेशन बिल्कुल दे ठीक दें। वो जिस प्रोफेशन में जो लोग चाहिए वो 29 की लिस्ट कम होती जा रही थी। अच्छा। और पिछले कोई 2-3 हफ्ते से मैंने इसको चेक नहीं किया, अगर उसमें ये फील्ड में मौजूद है तो ये एलिजिबल है, और उसका जो फील्ड कंप्लीट हो जाती है उसमें उसके साथ वो है 29 की 29 लिस्टेड, लेकिन साथ लिखा हुआ आ जाता है कैप रीच्ड कि जब 500 जो है वैकेंसी Complete वो हो फुल गए। हो जाती हैं तो वो कैप रीच्ड आ जाता है। ये लिस्ट कहाँ से इनको मिलेगी? ये तो दोबारा? कैनेडियन गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। उसके ऊपर ये लिस्ट मौजूद है। ओके। और उस पे से इसको ये कंसल्ट करें और फिर उसके बाद अपना डिसीजन बनाएं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम हमेशा बताते हैं कि अगर कनाडा में इनको जॉब ऑफर मिल जाती है, परमानेंट जॉब की ऑफर, फिर ये जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट कंसल्ट की जाए, वो उस तरीके से भी काम किया जा सकता है उस पर। ये दोनों ठीक है, ऑप्शन दोनों ऑप्शंस है। जॉब ऑफर के केस में तो ऑब्वियसली इनके पास ऑप्शन होगी ही, लेकिन दूसरे केस में इनको खुद अपने रिसर्च स्किल्स जो है वो थोड़े से यूज करने पड़ेंगे डेफिनेटली। और ये इंटरनेट पे चेक करें, जो इन्होंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई कनाडा की, वहां पर अगर इनको अपने से रेलिवेंट वैकेंसी नजर आती है तो डेफिनेटली दे कैन अप्लाई। और टैलेंट वीजा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम वाइंड अप करें। जी वाइंड अप तो शायद नहीं कर पाएंगे, बट लेट्स टेक इट बिट हाँ। फर्दर। उसमें ये है कि एक सबसे पहली शर्त यह है कि यू आर स्पॉन्सर्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट टू माइग्रेट। पहली बात तो ये है। थ्रू आउट एटलीस्ट 2 of the last 4 fiscal years, immediately before applying, you and your spouse together had net assets in a business of at least $400,000। ठीक है। यानी अगर आपके पास $4 लाख के एसेट्स हैं। असासाजात हैं तो उस सूरत में आप अप्लाई कर सकते हैं। 10% ओनरशिप इन द बिजनेस इफ इट इज पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, यानी पीएलसी में ठीक है। अगर तो आपका 10% अगर उसमें शेयर है तो फिर भी कर सकते हैं। सही। थ्रू आउट एटलीस्ट 2 out of the last 4 fiscal years immediately before applying, your main business or main businesses together had an annual turnover of at least $3 million Australian dollars। अच्छा, आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो अगर था वो होना चाहिए। ठीक तो है। उस सूरत में, और 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आप टर्नओवर दिखा सकें, ठीक है। और आपकी $4 लाख की नेट Okay, एसेट्स मौजूद हैं, right। तो यू आर बिजनेस टैलेंट। चलें, इस क्राइटेरिया को जो है वो हम डेफिनेटली अपनी आने वाली एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज Sure। टाइम जो है हमारे पास लिमिटेड होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग You're विद अस, कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस। और व्यूअर्स, आई एम श्योर आपने आज का एपिसोड भी जो है एंजॉय भी किया होगा, बहुत कुछ लर्न भी किया होगा। आज हमने ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीजा के बारे में 2 कैटेगरीज जो थी उनको हमने डिफाइन किया, और सेकंड कैटेगरी को जो है उसको हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अपना फीडबैक और सजेशन हमें देना मत भूलिएगा। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं @visaguide@kohinoor.tv, या अपने सजेशंस जो है हमें हमारी फेसबुक वॉल पे भी पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स जो हैं आपकी राय के मुताबिक जो है प्लान करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थैंक्स कहना चाहूंगी एक दफा फिर अवीवा को फॉर स्पॉन्सरिंग देयर वार्डरोब। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन, अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग वीजा गाइड। It's a Kohinoor presentation.